नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है मौसम का पूर्वानुमान और सावधानियां। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री विक्रम सिंह, निदेशक मौसम विभाग, देहरादून से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण है, यानी कि फोनिंग कार्यक्रम है, और आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। मैं अपने टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर रिपीट करती हूँ। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा आज का विषय है मौसम का पूर्वानुमान और सावधानियां। तो आइए सबसे पहले हम विक्रम सिंह जी से ये जानते हैं कि आखिर मौसम का पूर्वानुमान क्या है और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है। जी बिल्कुल, मौसम पूर्वानुमान आप ये कह सकते हैं कि जब बैरोमीटर का जो आविष्कार हुआ उसके साथ ही एक उसकी शुरुआत हुई थी, या फिर थर्मामीटर कह लीजिए, जिससे कि तापमान आप नापते हैं जी। तो वहाँ से पहला तो ऑब्जर्वेशन ही पार्ट था कि आप दिन का जान पाएंगे कैसा आज अधिकतम तापमान रहा है या फिर न्यूनतम तापमान रहा है। तो ये पहला पार्ट ऑब्जर्वेशन ही था जी। लेकिन जब चीज़ें और बड़ी एक्टिविटी, बड़ी आदमी की जो है, तो उसको समुद्र में भी जाना था, उसको हवाई जहाज़ से भी जाना है, और उसको और भी जो चाहे उसके क्रियाकलाप है, चाहे वो कृषि है या आपदाओं से संबंधित है, तो फिर जो मौसम की जो जानकारी है उसके लिए को महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके बिना चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कि खासकर जैसे मैंने बोला कि समुद्री वहन जो है जी, या एयर ट्रांसपोर्ट है, इसी तरह जो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर है या आपदा है, तो कहीं ना कहीं फिर जो पूर्वानुमान है उसकी भी बहुत ज़रूरत दिखी है। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए कि जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ही है, तो जिसमें कि जैसे मैंने अभी बोला कि पैरामीटर्स आप है, चाहे तापमान है, दाब है या हवा है, या कैसी ह्यूमिडिटी है, बारिश की क्या कैसी चल रही है, ये सब चीज़ जो है इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपके पास होता है जी। फिर ये एक जगह के ऑब्जर्वेशन से भी आपको नहीं चलेगा, तो पूरे ग्लोब पे ऑल ओवर ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। तो उसी को फिर आप आगे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम है कि जो कि जनरली एसोसिएटेड होता है कम दबाव के क्षेत्र के साथ, तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी कि आपके क्षेत्र में ऐसी चीज़ है कि नहीं है। तो जब वो चीज़ आप देख लेंगे तो उसी के आधार पे आप देखें कि अब उसकी कैसी स्ट्रेंथ है जी, और बिल्कुल कैसी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर मैं आपको पूरा यहाँ बीच में रोकना चाहूँगी। हमारे एक कॉलर है राजस्थान से जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी मैम। जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी भी तो बताइए बार बार। जी मेरा नाम प्रदीप है और मैं ये राजस्थान पाली के किसी गाँव से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है कि राजस्थान में मानसून कब आएगा पाली जिले में? बारिश कब आएगी? बिल्कुल, मानसून तो देखिए पहुंचा है राजस्थान, और राजस्थान में कम बारिश होती है अलग बात है, खासकर जो पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में तो अच्छी बारिश होती है। और अभी आप देखेंगे कि 3 दिन बाद जो है आपके यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हो जाएगी। 2, 3, 4 तारीख में अगर बात करें तो आपके यहाँ जो रेनफॉल एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ेगी, अच्छी बारिश पड़ेगी। जी बिल्कुल, सब जगह लोग बस यही चाहते हैं कि बारिश जल्द से जल्द हो और मानसून वहाँ पर भी आए। तो अभी जैसे आपने बताया कि ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं हर जगह, लेकिन जो सारे ऑब्जर्वेशन हैं, अगर हम मौसम की बात करें तो ये किस तरह से जो परिवर्तन हैं वो कैसे संचालित किए जाते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन के बाद उस चीज़ को जो आप
अब ये थोड़ा जैसे मैंने बताया वो पहले की चीज़ें थी कि ऑब्जर्वेशन आप इकट्ठा करेंगे जो भी कम्युनिकेशन संसाधन होते थे और उसको आप एक जो लोकेशन है उस पर उसको प्लॉट करते हुए फिर उसको आप एनालिसिस करते थे जी। लेकिन चूंकि एडवांसमेंट काफ़ी हुआ, टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो सुपर कंप्यूटर से लेके ये सब चीज़ें आज अवेलेबल है। तो आज वो सारा डेटा सीधा सुपर कंप्यूटर में जाता है, उसी में प्रोसेस होता है और वहाँ से फिर आगे आपको जो प्रोडक्ट भी है उसकी एनालिसिस भी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो कैसा इसका इम्पैक्ट होगा और किस तरह की चीज़ें होंगी तो वो आपको बताना पड़ता है। जो फोरकास्टर है, जो पूर्वानुमान करता है, वो उसको उसके बारे में फिर बताना है। जहाँ तक चेंजेज की बात है, मौसम के जो आप ये कहें कि मानसून की अगर बात करें तो आप देखते थे कि पहले जो बारिश थी झड़ी टाइप की होती थी जी। और काफ़ी दिनों चलती थी, लेकिन तेज़ बारिश नहीं मिलती थी जनरली। पहाड़ों की अगर बात करें खासकर जो है तो उसमें ठीक है कि पानी बढ़ता था धीरे धीरे नदी नालों में भी, लेकिन नुकसान थोड़े कम होते थे जी। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो चरम मौसम घटना है वो बड़ी है। तो उसमें चाहे तेज़ बारिश है जो कि बहुत कम समय में काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश जो है मिल जाती है। तो पहाड़ों में इस तरह की चीज़ होने से तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर वो जो है भूस्खलन है या नदी नालों में बहुत तेज़ी से जो फ्लडिंग है या उसकी वजह से कटाव हो जाना, तो ये दिक्कतें जो है ये बढ़ी हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो मैं कहूँगा कि हाँ, जो परिवर्तन की अगर बात करते हैं मौसम में तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो तापमान है, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज हुआ है जो भी मैन मेड एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से। और उसकी वजह से जो मौसम में परिवर्तन है यही दिखा है कि जो चरम घटनाएँ हैं उनकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो भी बड़ी है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कि बार बार ऐसी चीज़ें हो जाना, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ोतरी है। तो ये चीज़ें दो जो है मुख्य तौर पे देखी गई है। बाकी जो बारिश की अगर बात करें, जो ओवरऑल रेन जो आपको मिलती है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। तो कुछ समय में बहुत तेज़ बारिश मिल जाएगी, फिर उसके बाद कुछ दिन गैप रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर कृषि के लिए भी अच्छा नहीं होता है और भी जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत करता है। और जैसे मैं बोला कि जो कम समय में बारिश होगी तो तेज़ होगी, क्योंकि ओवरऑल तो आपको जो रेनफॉल है वो उतना ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि जो तेज़ बारिश है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहेगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कतें होती हैं, तो वो चीज़ देखने मिलती है। जी, जैसा कि आपने कहा कि कम समय में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से कई जगह हमने देखा है उत्तराखंड राज्य में आपदा भी आई है। तो आपदा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मौसम विभाग जो है वो किस तरह से कार्य करता है? बिल्कुल, मौसम विभाग राउंड द क्लॉक काम करता है, 24/7 जिसको आप बोलेंगे उस तरह से वो सर्विस अपनी देता है। तो दिन है चाहे रात है, ऑल अराउंड जो मॉनिटरिंग है मौसम की वो चलती रहती है। और उसमें जो है जो फोरकास्ट है उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है जी। जो शॉर्ट रेंज के लिए भी होगी, नाउ कास्ट भी होगी, या फिर मीडियम रेंज के लिए फोरकास्ट है, या लॉन्ग पीरियड की फोरकास्ट है। अब लॉन्ग पीरियड की अगर बात करें तो जो मानसून की फोरकास्ट है कि जो कि आप सीजन की फोरकास्ट पूरी देते हैं, जिसमें कि 3-4 महीने में कैसी हमको बारिश मिल जाएगी या उसमें कमी रहेगी, तो वो एक पूर्वानुमान देते हैं कि जो कि काफ़ी लंबे समय का हो गया कि 3 से 4 महीने का जो है आप पूर्वानुमान देते हैं। फिर उसके बाद है कि जो आप मीडियम रेंज में आ जाते हैं, जिसमें कि 5 से 7 दिन का जो मौसम पूर्वानुमान है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड भी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपदा की दृष्टि से देखें आप, या इसी तरह से जो है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसके लिए भी उसकी आवश्यकता है। तो वो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग आपको करनी है शॉर्ट पीरियड में कि हाँ अभी आगे जो है बारिश कैसी रहने वाली, बढ़ेगी, तो हाँ ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रास्ते बंद होते हैं या नदी नालों में जो पानी बढ़ेगा उससे कटाव होना है। तो जो भी है वो चीज़ें फिर उनको पहले से थोड़ा आप देते हैं कि हाँ अभी आगे 3 या 4 दिन में ऐसी बारिश होने वाली है। तो जो तैयारियाँ फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो उसमें जिनको कि बचाव कार्य में सक्रिय रहते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन से हमारे एरियाज है जो वनरेबल है, और हम पहले से वहाँ पे अपनी तैयारी रखें कि किसी भी दुर्घटना के उसमें जो है वो कम से कम समय में उसको रेस्पॉन्ड कर पाएँ और चीज़ों को कर पाएँ। तो बिल्कुल जो मीडियम रेंज फोरकास्ट है उसमें काफ़ी हेल्प करती है कि जो आप जो है पहले से ही थोड़ा तैयारी उसके लिए कर सकते हैं जी। फिर आप शॉर्ट रेंज में आ जाते हैं कि या नाउ कास्ट में आ जाते हैं, तो उसमें 3 से या 6 घंटे तक की जो एक्टिविटी हो सकती है वेदर की, तो
तो उसमें और भी आप लोकेशन स्पेसिफिक आ जाते हैं कि हाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है एक्टिविटी चलने वाली है या चल रही है, तो वो नाव कास्ट वाले रेंज में आ जाएगी। तो अगर लोग उसको देखेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो मौसम की जो भविष्यवाणी खासकर जो रेनफॉल से रिलेटेड है जी। तो उसमें आप यही कर सकते हैं कि अपना बचाव कर सकते हैं। और तो ये है कि जैसे अभी भूस्खलन होना है या कटाव हो रहा है तेज़ बारिश की वजह से, उसको तो आप नहीं रोक पाएंगे जी। लेकिन आप उसकी चपेट में ना आए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इस एरिया में अभी जो है बारिश बढ़ने वाली, तेज़ होने वाली है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं तो अपना बचाव आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी जानकारी आपने दी। अब जो बात आती है वो कृषि की है। अगर हम मौसम विभाग की या मौसम की भविष्यवाणी की बात करें तो कृषि पद्धतियों पर क्या असर पड़ता है और कैसे प्रभावित होती है कृषि हमारी मौसम भविष्यवाणी की वजह से? अब देखिए, प्रभावित की तो 2-3 चीज़ें हो गई। जैसे अभी बारिश की बात हो रही थी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो जो फसल आपकी लगी है अगर उसमें 10 दिन का गैप आजकल हो जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होगी। अगर आपका पानी का साधन नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कि जिस दिन ज़्यादा बारिश हो उसको कहीं हम संचित करें, और जब आपको ज़रूरत है तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं उससे जी। तो इस तरह की चीज़ें कृषि में करनी पड़ेगी आपको जहाँ पे कि आपके पास सिंचाई के साधन नहीं है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि जो आपको, जैसे मैंने बोला मीडियम रेंज में हम फोरकास्ट दे रहे हैं, पूर्वानुमान दे रहे हैं, जी। तो हमने बोला कि हाँ आगे 3 से 4 दिन अच्छी बारिश है, हैवी रेंस भी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनको जल निकासी के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि उनकी फसल डूबे ना उसमें। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि जो उनको फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करना है तो वो थोड़ा रुकेंगे क्योंकि नहीं तो पानी के साथ वो बह जाएगा। तो ये कृषि को बहुत हेल्प करता है। तो आज की डेट में जो है जो किसान हैं इस तरह से टेक्निकल उससे खेती कर रहे हैं तो ये सब जानकारी अपने पास रखते हैं कि हाँ मौसम का कैसा पूर्वानुमान दिया गया है, तो उसी के अनुसार वो अपना कार्य जो देखते हैं। साथ ही आप देखते हैं कि और भी सीजन में अगर बात करें बरसात को छोड़ के भी, तो अगर रेनफॉल एक्टिविटी होने वाली है तो वो सिंचाई के लिए रुक जाएगा। अपना जो जनरेटर है या इस ट्यूबवेल्स है उसको नहीं वो चलाएगा, वो इंतज़ार करता कि हाँ ठीक है आगे 2-3 दिन में बारिश होने वाली है तो मैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। उसको अच्छी बारिश मिल गई तो उसका जो ट्यूबवेल का खर्च है वो बचता है, तो उसमें उसको फ़ायदा होता है। तो उस चीज़ को देखता है बिल्कुल कि हाँ किस तरह का मैं चीज़ को जो है अभी करना है कि नहीं करना है। तो इसमें एग्रीकल्चर में इस तरह का आप देखेंगे तो काफ़ी लार्ज स्केल पे, मतलब आप पूरे कंट्री की जब बात करेंगे तो लोगों को काफ़ी उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, एक शब्द है जो आम लोगों के बीच में काफ़ी हम देखते भी हैं, उससे कई बार आप बहुत सारी परेशानियां भी उठाई है लोगों ने, वो है बादल का फटना। तो आखिर ये बादल का फटना होता क्या है और किस तरह से आगे अगर आम आदमी कैसे देख सकता है कि अब यहाँ पर इस एरिया में बादल फटने की आशंका हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो बादल फटना है, ऐसे तो जो मौसम विभाग, अगर हम अपने विभाग की बात करें तो उसमें तो हम डिफाइन है सच नहीं करते हैं उसको। हमारे यहाँ जो डिफाइन करा हो हैवी रेंस है या वेरी हैवी रेंस है या फिर और ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली हैवी रेंस है, ये चीज़ को हम वो रखते हैं। इसके साथ साथ आप स्पेल के लिए कर सकते हैं कि हाँ आपको 1 मिनट में इतने में बारिश मिल जाएगी तो ये इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल है, इस तरह का कैटेगराइजेशन हमारे यहाँ जी। बादल फटने का। लेकिन आप लिटरेचर में जाएंगे या लोगों ने कुछ ऐसे अध्ययन जो किए हैं तो उसमें यही है कि 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर रेंज जो है अगर आपको 1 घंटे में कहीं पे मिल जाती किसी लोकेशन में जी। या उससे ज़्यादा, तो तब उसको जो है बोला जाता है कि ये बादल फटने जैसी एक स्थिति बनती है। और वो फिर आप ये कहेंगे कि अगर प्लेन्स वाला एरिया जाए तो वहाँ एकदम जल भराव हो जाएगा अच्छा खासा। इसी तरह अगर हिल्स में या ऐसी जगहों में होगा तो भी लार्ज स्केल जो लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें फिर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उत्तराखंड में आप देखते हैं जो इस तरह की रेन है, आप ये कह सकते हैं कि जो एकदम फुटिल से लगे हुए जो हमारे एरिया है कि जैसे देहरादून है जी। या फिर नैनीताल का जैसे हल्द्वानी वाला क्षेत्र है, तो इनमें ऐसी बारिश मिलती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है अभी तक भी जी। तो वो पानी निकल जाता है, ऐसा लोगों को बहुत दिक्कत वाली बात होती नहीं जी। अंदर पहाड़ों में बात करें तो अभी जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क लगा है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी नेटवर्क लगाया, हमने उसको मदद किया था और हमारी भी जो नेटवर्क है तो अभी काफ़ी अच्छा डेटा मिल रहा है। तो उसमें अब कैप्चर हो जा रही इवेंट की कहाँ पर ऐसी इवेंट हुई है। पहले तो कैप्चर भी नहीं होती थी जी। थोड़ा भी भूस्खलन हो जाता था या नदी नाले में पानी बढ़ जाता था और कटाव हो गया तो लोग उसको बोल देते कि ये जो है क्लाउड बस्ट हो गया।
जबकि क्लाउड बर्स्ट कोई छोटी इवेंट नहीं होती है, बड़ी इवेंट है, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी फिर लार्जर स्केल पे होता है, अगर खासकर हम बात करें पहाड़ों की जो। जी बिल्कुल। लेकिन ये देखा गया कि पहाड़ों में अगर 5 से 6 सेंटीमीटर बारिश भी जो है 1 घंटे में हो जाती है, तो उससे भी अच्छा खासा जो पानी है उसका प्रभाव है नदी नालों में बढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। ये तो वो चीज़ बिल्कुल फ्रीक्वेंट है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बादल फटना है या फिर क्लाउड बर्स्ट की जो एक्टिविटी ज़्यादा हम देखते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही है, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में बादल के फटने की गुंजाइश कम ही है और हम न्यूज़ में बहुत कम सुनते हैं? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, जब जैसे मानसून सीजन में है तो जब भी कोई डिप्रेशन या लो प्रेशर अच्छा मूव करेगा जी, तो जो आपके वेस्ट बंगाल एरियाज हैं या उड़ीसा भी हैं वहाँ मिलेगा, या इसी तरह जो साइक्लोन सीजन है उस समय भी इस तरह का वो मिलता है जहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेन मिल सकती है। हाँ, कम है, इवेंट्स कम है, ये बात आपकी सही। पहाड़ों में जो है जो तेज़ बारिश है उसके लिए कारण यही है कि जो आपकी नम हवाएं जब वो रुकती हैं पहाड़ पे आकर के, तो अगर जो मॉइस्चर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है जी, और उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया है तो वो लिफ्टिंग अच्छी खासी हो जाती है, तो वहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरे, जैसे मैंने बोला कि पहले आप 25 या 30 साल पहले बात करते हैं और आज के उसमें बात करते हैं, तो जो ऐसी एक्टिविटी वो बढ़ी है जी, तो जो टेम्परेचर उसका भी एक रोल हो गया जो है, और जो यहाँ पर ओरोग्राफी है वो उसको हेल्प करती है। तो ये 2-3 कारण हैं कि जिसकी वजह से यहाँ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो थोड़ा बढ़ोतरी में या ज़्यादा होती है। जी, अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात कर ही रहे हैं तो अभी अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो क्या स्थिति है रेनफॉल की हमारे उत्तराखंड राज्य में? बिल्कुल, इस समय जो बारिश है हमको अच्छी मिली है। जो मानसून सीजन है उसको हम आपका जो है 1 जून से लेके 30 सितंबर तक का जो ये 4 महीने का पीरियड होता है उसको लेके चलते हैं, पूरी रेनफॉल जो इसमें होती है जी। और जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी दी गई थी वो नॉर्मल मानसून के लिए दी गई है कि नॉर्मल मानसून होगा। तो उसमें अभी तक जो 2 महीने हमारे हो गए हैं, आज की डेट तक अगर बात करें तो ओवरऑल तो हमारा 10% जो है प्लस में है जी। लेकिन अगर आप महीने भर की देखेंगे, जून महीने में किस तरह रहा है, जुलाई मंथ में किस तरह रहा है, तो जून में तो हमारे पास ज़्यादा रेनफॉल थी क्योंकि जून का जो एवरेज थोड़ा कम होता है पर रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी मिली है तो एक्सेस में मिली है, उसमें तो 48% तक भी ज़्यादा है जी। लेकिन जुलाई में देख रहे हैं तो जुलाई में करीब नॉर्मल के आसपास है। तो नॉर्मल भी जैसे हम बात करते हैं तो उसमें डेविएशन जैसे बात करेंगे तो +19 से -19 के विदिन अगर आप हैं जो आपको रेन मिलनी चाहिए थी तो उसको भी हम सामान्य मानेंगे। तो इस समय -8% पे पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो वो है, तो अच्छी रेन अभी हो रही है। तो अभी जो अगर मानसून की ओवरऑल बात करें तो नॉर्मल है जी। ये तो बात हुई मानसून की, लेकिन अगर हम पूरे साल भर के मौसम की अगर हम बातचीत करें तो हमने ये पाया है कि पहले के मुकाबले में उत्तराखंड के कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पर बहुत मौसम में बदलाव भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर हम बात करें फ्यूचर में किस तरह के बदलाव की संभावना है उत्तराखंड राज्य में मौसम से रिलेटेड? देखिए, आप जब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाएंगे उसमें देखेंगे तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहता है। अगर रेनफॉल की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साल आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश मिली है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ पे कि कम है जी। लेकिन आप अगले साल में देखेंगे तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में बेहतर हो गई, यहाँ कम हो गई या यहाँ पे भी अच्छी मिली है। तो वो वेरिएशन तो रहता है, वो वेरिएशन रहेगा क्योंकि जो भी सिस्टम आएगा वो एकदम यूनिफॉर्म उसमें तो आता नहीं कि सब जगह बराबर की बारिश देगा जी। हाँ, लार्जर स्केल पे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल उत्तराखंड को देखेंगे तो उसमें नॉर्मल रेन मिल रही है, लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाएंगे तो उसमें वेरिएशन मिलेगा। तो लेकिन ये नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूसली 10 साल या 5 साल 4 साल बारिश नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है जी। विक्रम सिंह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है कि पर्यटक स्थल भी है, टूरिस्ट भी बहुत आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो टूरिस्ट की नज़र से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में किस तरह से मौसम में बदलाव रहेगा और अगर वो यहाँ आते हैं तो किस तरह की सावधानियाँ हैं जो ज़रूरी हैं उनको देखनी चाहिए? बिल्कुल, बरसात का सीज़न है, जैसे हमने बोला है कि पहाड़ों में दिक्कतें बरसात में रहती है और यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल भी बहुत अच्छा है, तो वो भी सामान्य बारिश भी होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं पहाड़ों के वो बंद हो जाते हैं। तो जो भी पर्यटक आते हैं वो प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए वो जा सकते हैं।
लेकिन हाँ, जब जहाँ पे कहीं बोला गया कि भाई हाँ इस क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा है या बोल्डर्स गिर रहे हैं, तो ये जो सावधानियाँ ये उनको करनी पड़ेगी। इसी तरह जो नदी नाले एकदम पानी उसमें बढ़ता है तो उसके नज़दीक ना जाएं, क्योंकि जो नदी है काफ़ी आगे से वो आ रही पहाड़ से जी। और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि पानी कम है मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि 10 मिनट में जो एकदम पानी बढ़ के जो बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें आप चपेट में आ सकता है। तो नदी नालों से आजकल आपको दूर रहना चाहिए जो भी पर्यटक आते हैं, और उसमें जाने की कोशिश ना करें। इसी तरह पहाड़ों में जा रहे हैं तो सतर्क होकर चलना पड़ेगा, और जो दिशा निर्देश प्रशासन देता है उसको जो है आप अमल में लाएं, तो मैं समझता हूँ फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानसून हर साल ही आता है और चीज़ें लोग फिर भी एक्टिविटी चलती है, ऐसा नहीं कि रुक जाती है। और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो भी अपना जीवन चला रहे हैं, सब होता है। लेकिन हाँ, ये कि सावधानी है, जो इन्फॉर्मेशन उसको आप ध्यान में रखें तो आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर आप परेशानी से बचेंगे। जी। अगर हम देहरादून शहर की बात करें, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि आजकल मानसून सीज़न है लेकिन फिर भी बारिश कई बार बहुत तेज़ होती है और बारिश बंद होने के एकदम बाद धूप निकल आती है, जिससे कि कई सारी परेशानियों का सामना भी आम जनता कर रही है। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है? ये मौसम में इतनी तेज़ी से जो बदलाव है, बारिश के बाद एकदम जो धूप चटक आ जाती है, वो ऐसा क्यों हो जाता है? नहीं, ऐसा तो देखिए अभी तो नहीं हो रहा, अच्छा मौसम चल रहा है इस समय तो। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं जून में जैसे था तो 20-21 जून के बाद एक बार जो मानसून सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ा था, तो 8 से 10 दिन बारिश भी नहीं हुई और काफ़ी उसमें टेम्परेचर भी बढ़ गए थे, लोगों को लगा कि जो है अभी तो बारिश होनी चाहिए, नहीं हुई। तो ये तो देखिए जो इंट्रा सीजनल है या इंट्रा एनुअल जो वेरिएशंस है उसमें वो होते हैं, तो वो स्पेल्स मिलती है ऐसी। जब भी कोई ब्रेक मानसून सिचुएशन बनेगी तब ऐसा रहता है कि धूप ज़्यादा निकलेगी, कुछ दिन जो है फिर बारिश नहीं होती है जी। तो वो है सीजन का वेरिएशन, उसमें वो चीज़ तो है। देहरादून की भी आप बात करें तो देहरादून में अच्छी बारिश हमेशा मिलती है, ज़्यादातर मिलती है, और अच्छे शावर्स भी मिलते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ तो जो इंटेंस रेन्स है वो मिलती हैं जी। तो वो चीज़ें हैं अपने आप में। पर हाँ ठीक है कि जो कभी कभी जब एक्टिविटी वीक पड़ेगी तब ऐसा आपको मिलेगा कि हाँ दिन में एकदम बहुत तेज़ धूप हो गई, फिर एकदम सडन जो है उसकी वजह से जो हीटिंग हो गई और जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसी का लिफ्टिंग होकर शाम को पता चला बहुत तेज़ शावर भी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें है, पार्ट है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि सीज़न का वेरिएशन है या दिन में भी कई बार वेरिएशंस हम देखते हैं, तो अगर हम मौसम विभाग की बात करें और भविष्यवाणी को अगर हम देखकर चलें, तो अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है या कृषि की हम बात करें तो कितना हमें भरोसा करना चाहिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर और कितनी सटीक होती हैं ये भविष्यवाणी? बिल्कुल, देखिए अगर तो आप एक रैंडम वो हैं मौसम के इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले, तब तो शायद इतना नहीं आप उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन जो यूजर रेगुलर यूजर है तो वो देखता है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलता है जी। वो उसको पूरी तरह से प्रयोग में लाता है। और आपके लिए भी या जो एक सामान्य जनमानस है, तो अगर वो देखेगा जब भी उसको, जैसा आपने बोला ज़रूरत पे अगर हमको देखना है कि हमको अभी ट्रेवल करना है, तो जैसे मैंने बोला कि 5 दिन की भी फोरकास्ट आपके पास अवेलेबल है कि किस तरह का मौसम रहेगा, बारिश बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह आपको हर 3 घंटे में भी जो, जैसे मैंने बोला नाव कास्ट है, वो भी हमारे साइट्स पे अवेलेबल है जी। और जो आपदा प्रबंधन वगैरह विभाग है उनको तो स्टेट के उनको सबको भेजा भी जाता है, तो वो भी अपने साइट्स पे या पर्यटक के लिए उनके लिए लगा के रखते हैं। तो अगर आप वो देख के चलेंगे आप उसका बिल्कुल फ़ायदा आपको मिलेगा जी। तो जो मौसम को संचालित करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं आपके, वो हमारे उत्तराखंड शहर में कहाँ, मतलब राज्य में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ अभी लगने वाले हैं? और बिल्कुल, उत्तराखंड में जो मौसम की मॉनिटरिंग की जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छी करीब 1 से 1.5 साल में हुई है, जिसमें कि सबसे पहले जो सरफेस ऑब्जर्वेशंस है जी। तो उसमें ऑटोमेटिक वेदर जो स्टेशन लगे हैं करीब 150 के आसपास अब हो गए हैं वो जी। इसी तरह ऑटोमेटिक रेन गेजेज हैं तो उनको लेकर आप देखेंगे तो करीब 200 के आसपास है। तो उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि हर ब्लॉक तक जो है वो कवर हो रहा है। तो एक तो वो जो रेनफॉल इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी आपको आज की डेट में मिलती है जी। आप IMD की वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो उसमें ये सब डेटा अवेलेबल आप देख सकते हैं, जो भी विजिटर है या जो कुछ देखना चाहता है तो आपको पता लगेगा कि पिछले 3 घंटे में कैसी बारिश हुई, कहाँ पर हुई है, या पिछले 24 घंटे में कैसी बारिश हुई। तो ये डेटा सारा ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं उसको जो है जी। इसी तरह और भी चीज़ों को आप देखेंगे, जो इक्विपमेंट्स की बात है तो उसमें जो रडार्स है वो भी हमारे लग रहे हैं। उसमें एक जो है मुक्तेश्वर में लग गया पिछले साल में,
और जो 2 रडार और लगने हैं कि सुरकंडा जी में लगना है मसूरी के पास में जी। और दूसरा लेंसडाउन में लगना है। तो उसमें भी जो ग्राउंड वर्क है वो चल रहा है। अगले 4 से 6 महीने में समझता हूँ कि ये दोनों भी लग जाएंगे। तो ये नाव कास्ट वगैरह में जो और भी इम्प्रूवमेंट फिर इससे जो है हमको मिलेगा। तो ये भी जल्दी लगना चाहिए, 4 से 6 महीने में ये और भी हो जाएंगे। तो अभी जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ उत्तराखंड में मौसम का। तो ये जो सूचनाएं हैं मौसम विभाग की, ये आप लोग कहाँ कहाँ पर देते हैं और ज़रूरी है किन किन विभागों में पहुँचाना इन सूचनाओं को? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट तो सबसे बड़ा यूजर इसका है ही। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सबसे पहले जाता है। तो उसमें चाहे आपदा प्रबंधन विभाग है, चाहे पर्यटन है, या चाहे ट्रांसपोर्ट है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी है, उन सबको ये जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। देहरादून कैपिटल सिटी की अगर बात करें तो जब भी यहाँ पे हैवी रेन या इस तरह की एक्टिविटीज़ की हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। तो जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। हर 6-6 घंटे में बताते हैं कि यहाँ किस तरह की रेन अभी आने वाली है, होने वाली है। तो जो लो लाइंग एरियाज है, इस तरह की जो चीज़ है, सूचनाओं की अभी बात करेंगे। उससे पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, शायद कोई तकनीकी खराबी की वजह से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो बिल्कुल वो दिया जाता है। जो रेनफॉल एक्टिविटी जैसे चलने वाली है वो भी जो नाव कास्ट में वो सब दी जाती है जी। वार्निंग भी दी जाती है। तो उसके बेस पे फिर जो है जो आपका सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट का वो भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने आदमियों को उसी हिसाब से लगा लेता है। या जो लो लाइंग एरियाज की पता कि हाँ जल भराव होगा तो वहाँ पहले से पंप वगैरह जो लगाना है वो भी चीज़ें कर दी जाती है। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग जो है पूरा चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है वो तो मेन यूजर है ही है, लेकिन उसके अलावा जो मीडिया को है उसको जाता है जिससे कि आम पब्लिक को सूचना मिल सके। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी होंगी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हो गई तो उनका एयरपोर्ट अथॉरिटीज हो गए या शिपिंग हो गया जो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है वो तो एक अलग यूजर हमारा है। उसके लिए तो स्पेसिफिक फिर सर्विसेज हम लोग देते हैं। वो एयरपोर्ट में हर समय जो है हमारे जो लोग हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार वो सप्लाई उनको मेट इन्फॉर्मेशन को करते रहते हैं। तो वो तो एक अलग पूरा उस तरह से हो ही गया। लेकिन जो एक जनरल उसकी बात करें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, फिर मीडिया के थ्रू आम पब्लिक के लिए है जी। और जो हमारी वेबसाइट्स है या सोशल मीडिया उसमें भी हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन आज की डेट में डालते हैं। तो लोग देखते भी हैं और मैंने देखा कि उत्तराखंड में अब अवेयरनेस काफ़ी है लोगों को। जब से कोई दिक्कतें हुई है तब से उनको लगा कि हाँ इसका एक रोल है। तो आज लोग जो भी इन्फॉर्मेशन मौसम की रहती है उसको शेयर करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसका जो अगर इम्पैक्ट आप देखेंगे कि जो जान बचाने में खासकर माल का तो जैसे मैंने बोला है कि आप नहीं बचा पाएंगे कि जब नदी में पानी बढ़ गया आप उसको क्या करेंगे जी बिल्कुल, लेकिन जान बचाने में ये काफ़ी सहायक जो है हो रहा है, ये मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम ये मानते हैं कि मौसम विभाग की जितनी भी सूचनाएं हैं बहुत सटीक होती हैं और अब लोग मानने भी लगे हैं इस बात को। चलते चलते बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि छात्रों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक मौसम वैज्ञानिक कैसे बन सकता है कोई भी? बिल्कुल, मौसम विज्ञान बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं कि प्रकृति को आपको ये बताना कि अब कब बारिश हो रही है, 4 दिन बाद कैसा होगा, तो आप एक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी है, दोनों चीज़ें इसमें है। इसमें अगर जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं तो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए जी। उसमें MSc फिजिक्स है या MSc मैथमेटिक्स है, फिर UPSC के थ्रू आपको एग्जाम्स इसका होता है, फिर आप आ सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं जी बिल्कुल। तो उसमें इस तरह का बैकग्राउंड होगा और उसमें UPSC के थ्रू ये एग्जाम्स होता है। तो उसके थ्रू करने के बाद फिर आप क्वालिफाई करेंगे तो बिल्कुल आप एक मौसम वैज्ञानिक बन सकते हैं। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आपने हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें ऐसे ही, लेकिन साथ ही पत्रों के ज़रिए भी हम आपको अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड से। तो हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। आप हमें पत्र ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।